हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उससे, और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। चलिए, पहला सवाल क्या पूछा है? पहला पूछा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। पहला सवाल है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए, हिंदी में जो छ होता है वो होती है संयुक्त ध्वनि। क्या होती है? संयुक्त व्यंजन होता है और इसको क और श के मिलाने से बनता है। किससे बनता है? तो ये क और श के मिलाने से बनता है, अर्थात क के साथ जब स मिलता है तो क्या बनता है? तब ये छ बनता है। तो पूछा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो किसका हो जाएगा उत्तर पहला, अर्थात क के बाद आता है। तो छ वर्ण जो है किस वर्ण के बाद आएगा? क के बाद आएगा। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहे कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। कह रहे कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, संधि कहलाता है या संधि विच्छेद कहलाता है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ण शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो देखो बच्चों, वो सब कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलो आगे देखें। कह रहा कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 20 है, 30 है या 35 है। तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है? 25 है, 20 है, 30 है या 35 है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है उसकी संख्या 25 है। कितनी संख्या उसकी है? 25 संख्या है। चलिए अगला देखिए, चौथा क्या कह रहा है। चौथा करें कि जब स्वर ए अ का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है या ओष्ठ है। तो आपको बताना है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो ये बनता है ए, तो ये बनता है किससे? अ और ई से मिलके क्या बनता है? ए बनता है पहला वाला, और अ और प्लस ए से मिलके क्या बनता है? अ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, और ई का स्थान हो जाएगा तालु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ और तालव्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर? कंठ तालव्य हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान सी सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा में क्या कह रहा है? कह रहे हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। कह रहे हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छ, च, ख और छ। तो आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, हिंदी शब्दकोश में क के बाद आपको क्या दिखाई देगा? छ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? छ दिखाई देगा। चलिए, छठवां सवाल देखते हैं। कह रहे इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। कह रहा है कि कौन सी वर्ण ध्वनि जो है इसमें देवनागरी लिपि की नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि। तो कौन जो है वो देवनागरी की ध्वनि इसमें लिपि ध्वनि नहीं है। तो देखिए, देवनागरी की लिपि जो ध्वनि नहीं है वो ग्रीवा नहीं होता है, बाकी मूर्धा भी होता है, कंठ भी होता है और दंतोष्ठ भी होता है। तो पहला इसमें सही नहीं है। चलिए, सातवां में क्या कह रहा है? कह रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। कह रहा है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, अर्थात तालु से है। पहला ग, छ, न और म। तो देखो, ग का उच्चारण कंठ है और छ का उच्चारण स्थान तालु है। तो आंसर किसका सही हो जाएगा? दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। न का उच्चारण क्या है? दंत है, और म का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। चलो आगे आ जाओ। आठवें में क्या कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में, उसको क्या कहते हैं। कहते हैं कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है उसको क्या कहा जाता है? आगत कहते हैं, उष्म कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसी ध्वनियां जिनकी गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है उसको क्या कहते हैं? आगत, उष्म, अंतस्थ या अयोगवाह। तो देखो बच्चों, इस तरह की जो ध्वनियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। तो 8 का कौन सा से हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखिए, 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। कह रहा है कि स्वरतंत्री के आधार पर व्यंजन को कितने वर्ग में बांटा गया है? 1, 3, 2 या 4। तो आपको बताना है कि स्वरतंत्री के आधार पर व्यंजन को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो देखो बच्चों, स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन को 2 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? 2 वर्ग में बांटा गया है। और वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो एक होता है जिसको घोष ध्वनि कहते हैं और एक होता है जिसको अघोष ध्वनि कहते हैं। घोष ध्वनि को नाद ध्वनि भी कहते हैं। ठीक, चलिए 10वां देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांत की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, तालुब्य कहते हैं या तालुब्य कहते हैं या वत्स कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसको कहा जाता है क्या। देखो बच्चों, इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 11 में क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित से दंत वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें दंत वर्ण कौन सा है। तो देखेंगे स, ट, प और ह, इसमें से दंत कौन है। तो देखो बच्चों, इसमें जो दंत है वो कौन सा हो जाएगा, स हो जाएगा। ट मूर्धन्य वर्ण है, प ओष्ठ है और ह जो है वो कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, उसका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है और एक तरह से ऊष्म व्यंजन है। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। एक आप पहला कह रहा प, म, ब और थ। तो आपको बताना है कि अनुनासिक कौन है। तो देखो बच्चों, ना ही प अनुनासिक है, ना ही ब है, ना ही त है, बल्कि म जो है वो पंचमाक्षर है, इसलिए अनुनासिक कौन हो जाएगा, म हो जाएगा। तो 12 का उत्तर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। कह रहा है कौन सा वर्ण घोष है। तो देखिए स्वरतंत्री के आधार पर दो तरह के वर्ण होते हैं, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन वर्ग होते हैं उसका तीसरा और चौथा और पांचवा जो होता है वो घोष माना जाता है। तो क पहला वर्ण है, च पहला वर्ण है, ख दूसरा है, लेकिन ग जो है वो तीसरा है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो 13 का डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, क है, च है, ड है, य है। तो आपको बताना है कि अंतस्थ कौन सा है। तो देखो बच्चों, क जो है वो कंठ है, च वो तालव्य है, ट जो है वो मूर्धन्य है और य जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। य और ल जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि प, फ, ब, भ, म ये व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन कौन से हैं, प, फ, ब, भ, म ये व्यंजन है क्या, दंत हैं, ओष्ठ हैं, तालव्य हैं या कंठ हैं। तो आपको बताना है कि व्यंजन क्या है, दंत हैं, ओष्ठ हैं, तालव्य हैं या कंठ है। तो देखो बच्चों, जो प, फ, ब, भ, म होता है ये सभी के सभी ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा, 15 का बी सही हो जाएगा। चलिए 16 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन या महाप्राण। तो आपको बताना है कि क्या कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन 16 का कौन सही हो जाएगा, 16 का सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलो 17 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है। कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। तो देखो बच्चों, वर्ण तालिका के अनुसार स्वर जो होते हैं, हर्ष दीर्घ और प्लुत जो होते हैं ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 3 तरह के स्वर होते हैं जिन्हें हर्ष दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है कि उष्ण व्यंजन कौन सा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उष्ण व्यंजन कौन सा है, ह, ल, म और ज। आपको बताना है कि इसमें उष्ण व्यंजन जो है वो कौन सा है। तो देखो बच्चों, उष्ण व्यंजन जो इसमें होगा वो ह हो जाएगा। उष्ण व्यंजन श, श, श और ह होता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 18 का पहला सही हो जाएगा। चलो बच्चों 19 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, श, 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 य, र, ल, व, छ, त्र, ज्ञ, स्र, च, छ, ज, झ। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, अर्थात बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए
अब कह रहा है 20 में क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है। 44 है, 52 है, 33 है या 48 है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है। तो देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में भाषा में कुल वर्ण लिपियां जो होती हैं वो 52 होती हैं। कितनी होती हैं? 52। तो उत्तर कैसे हो जाएगा? 52 हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है 21 में कि मध्य स्वर है कहते हैं, अर्थात मध्य स्वर किसको कहते हैं? ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, ई को कहते हैं, आ को कहते हैं। तो आपको बताना है कि मध्य स्वर किसको कहते हैं? ऊ को, ई को या आ को। तो आपको बताना है कि मध्य स्वर किसको कहते थे। देखो बेटा, ऊ ई जो है, ऊ जो है वो पश्च स्वर है, ई और ई जो है वो अग्र स्वर है, और जो है वो मध्य स्वर है। तो अ सही हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डी को हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहते हैं। चलिए, 22 में क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है। कह रहा निम्न में कंठ वर्ण है ई या श, ह विसर्ग, अ विसर्ग, री ए श, लू श ल। आपको बताना है कि कौन इसमें से जो है वो कंठ ध्वनि है। तो देखो, ये शब्द बच्चों जो है वो तालव्य ध्वनि है। अ ह और विसर्ग जो है ये कंठ ध्वनि है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, 23 में पूछा है कि प्र में पूर्ण वर्ण क्या है। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? प है, र है, दोनों है या कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि प्र में पूर्ण वर्ण क्या है। प है, र है, दोनों है या कोई नहीं है। तो देखो बच्चों, जो प्र लिखा है उस प्र में प जो होता है वो आधा है और र जो है वो पूरा है। तो पूर्ण वर्ण हो जाएगा र। उत्तर सही होगा बी, र। चलिए, अगला देखिए 24 में क्या कह रहा है। कह रहा है 100 का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है। तो 100 का उच्चारण स्थान बताना है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है। तो देखो बच्चों, जो 100 जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। बी सही हो जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 24 का बी सही हो जाएगा। चलिए, 25 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व का उच्चारण स्थान क्या होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ या कंठोष्ठ। तो आपको बताना है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो देखो बच्चों, जो व है उस व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यह दांत और ओठ से बोला जाता है, इसलिए इसका उत्तर दंतोष्ठ हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 का कौन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो, 26 में क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ पूछने का मतलब कि जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। 32 है, 33 है, 34 है या 36 है। तो देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 33 ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात 33 उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 27 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन उष्ण व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि कौन इसमें उष्ण व्यंजन नहीं है। स नहीं है, श नहीं है, ग नहीं है या श नहीं है। उष्ण व्यंजन पूछा है। तो देखो बच्चों, हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 होती है। श, श, श और ह होती है। इसमें ग जो है वो कंठ है, अर्थात उत्तर सी सही हो जाएगा। सी इसमें उष्ण व्यंजन नहीं है। चलो, 28 में देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन ञ बनता है। कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन ञ जो है वो कैसे बनता है। ग और य के योग से, ग और न के योग से, ज और य के योग से, क और ग के योग से। तो आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन हिंदी में उनकी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ज्ञ को पूछा है कि ज्ञ कैसे बनेगा। तो देखो बच्चों, ज्ञ जो बनता है वो ज और य के संयोग से बनता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज और य सही हो जाएगा। चलो, अब आ जाओ 29 में। कह रहा है कि वह व्यंजन है। पूछा है कि वह व्यंजन है, उष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है। आपको बताना है कि वह व्यंजन क्या है। उष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है। तो देखो बच्चों, जो वह व्यंजन है वो उष्म है। य, र, ल, व। तो उष्म है तो क्या हो जाएगा? ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? अंतस्थ, अर्थात बी सही हो जाएगा। चलो, अब देखो 30 में क्या कह रहा है। कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कह रहा है कि किसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु है। ओ का,
ए का, ह का और छ का। तो आपको बताना है कि किसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। देखो बेटा, ओ जो है वो और जो है ऊ के योग से बना हुआ है। किससे? अ और ऊ के योग से बना हुआ है। तो अ और ऊ को मिलाएंगे तो ऊ का ओष्ठ है और अ का कंठ है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। ए जो है कंठ और तालु, चूंकि अ और ई ए से मिलके बना है और ए जो है अ और ई से मिलके बना है, तो ए जो इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा, अर्थात 30 का जो उत्तर सही होगा वो बी हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है क्या 31 में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। कह रहा है कौन सा व्यंजन जो है वो संघर्षी व्यंजन है। ह, म, छ और ठ। तो आपको बताना है कि कौन सा संघर्षी व्यंजन है। ह, म, छ और ठ। तो देखो बेटा, म जो है वो दंत है, झ जो है वो स्पर्श संघर्षी बोलते हैं उसको, और ठ जो है वो भी स्पर्श व्यंजन है, और ये सिर्फ संघर्षी पूछा है तो उत्तर ह सही हो जाएगा, अर्थात 31 का पहला वाला जो है जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, 32 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि त वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन त वर्ग में नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन ट वर्ग में नहीं आता है। ठ, ढ, ध, न। तो आपको बताना है कि कौन जो है वो ट वर्ग में इसमें नहीं आता है। ट, ठ, ध, न कौन ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो 32 का बेटा देखोगे तो ध हो जाएगा, क्योंकि त वर्ग में आता है, त थ द होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो 33 में देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। ए ऐ री, अ ए ओ, आ ए औ, ए ऐ ओ औ। तो आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर है। तो आपको संयुक्त स्वर बताना है। तो देखो बच्चों, संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 हैं। इसमें जो दिया हुआ है ए ऐ ओ औ जो है ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। 4 जो है संयुक्त स्वर होते हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 का डी हो जाएगा। चलो 34 में देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, या वर्णों के समूह को कहते हैं। तो देखो बच्चों, वर्णमाला जो है वो वर्णों के समूह को कहा जाता है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कह रहा है कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखो बच्चों, आ, उ, ई और ओ, इनमें से पूछा है कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखो बच्चों, आ जो है वो मूल है, क्योंकि आ औ और अ से मिलके बना है। उ जो है उ और ऊ से मिलके बना है। ई और ई से मिलके बना है। जबकि बच्चों ओ जो है अ और ऊ से मिलके बना है, इसलिए ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। चलो बच्चों 36 में देखो, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार में, विसर्ग में, ह्रस्व में या प्लुत में। तो आपको बताना है कि किसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार में, विसर्ग में, ह्रस्व में या प्लुत में। तो देखो बच्चों, प्लुत को बोलते वक्त समय ज्यादा लगता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात 36 का डी सही होगा। 37 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। पश्च विवृत है, अग्र विवृत है, अग्र समृत है या पश्च समृत है। तो आपको बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस तरह का स्वर है। तो देखो बच्चों, भाषा विज्ञान की अगर दृष्टि से देखा जाए तो समृत, ई और ऊ समृत होता है, और ऊ जो होता है वो पश्च भी होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। चलिए 38 में क्या पूछ रहा है कि हिंदी की अग्र समृत स्वर ध्वनि है। कह रहा है कि हिंदी की अग्र समृत स्वर ध्वनि है अ, आ, ई और ए। तो आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा स्वर है जो अग्र भी है और समृत भी है, दोनों बताना है आपको, अ, आ, ई और ए। तो देखो बच्चों, अग्र और समृत इसमें जो ध्वनि है वो ई है, क्योंकि ई अग्र भी है और समृत भी है। तो 38 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलो 39 में देखो, कह रहे हैं कि ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो आपको बताना है कि ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है या होंठ से होता है। तो आपको बताना है इसका उच्चारण स्थान
कैसे होता है? तो देखो बच्चों, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो तालु से होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स दंत, श मूर्धन्य, श तालव्य, च कंठ। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही इसमें आपको लग रहा है। देखो बच्चों, इसमें जो पहला विकल्प है वो सही है, क्योंकि स का उच्चारण स्थान दंत से होता है, जबकि ये जो श दूसरा है इसको तालव्य कहते हैं, तालु से होते हैं। और श जो तीसरा लिखा है ये मूर्धा से होता है, और च का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आज से जो है हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो अभी वर्णमाला का ये पहला टॉपिक है, एक वर्णमाला के वीडियो और, तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी टॉपिकों से अच्छे प्रश्न मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।